तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस बार जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनमें है डम्मू पुजारी, एन जेड क्लब, मिर्न मोय मैटी, देव कुमार ठाकुर, मिकेल टुड्डू, अज्जू सुशांत, एसटी बॉय। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत थैंक्स भाई मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन ने उन दोनों को टेलीपोर्ट करके सो वेई के सामने ले आया था, जिसकी वजह से वे दोनों हैरान हो चुके थे, चौंक चुके थे। और उनके सामने हम देखते हैं कि जो चोगे वाले बंदे होते हुए क्लो कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो टेलीपोर्टेशन है, ये अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए। और जितने भी सैंड के बने स्नेक होते हैं वह इन सभी की ओर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हड़बड़ाहट में अपनी शक्तियों को रिलीज करते हैं। और ये जो लाल बाल वाली लड़की होती है वह वहाँ पर अपने एक फैन अटैक को करती है और कहती है कि 100 जेड फैन मोटा करा होता है थंडर गैदरिंग आर्ट। और उसके साथ ही वह थंडर के कई सारे गोले उन स्नेक्स के हेड्स की ओर भेज देता है, जिसकी वजह से उन जितने भी स्नेक के शेयर बने होते हैं उन सभी पर जाकर एक एक थंडर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के साथ उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। और इधर से यह रेड बालों वाली लड़की अपने पास से एक बड़े से फैन को निकालती है और एक जोरदार फैन अटैक करती है, जिससे कई गुना पावरफुल एक विंड अटैक इनकी ओर बढ़ता है और वहां से मौजूद जितने भी सैंड होते हैं उन्हें अपने पीछे की ओर फेंक देती है। और उसका जो फैन का पावर होता है उससे एक जोरदार प्रेशर निकलता है और सामने के बने बाउंड्री को भी तोड़ देता है। और वहाँ के जो बंदे होते हैं वह चौंक चुके होते हैं, जितने भी गार्ड होते हैं, कि यह कितनी खतरनाक ताकत है। और यहाँ से सो वही खुश होते हुए कह रहा होता है, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। और वह उनको फिर थैंक्स कहते हुए कह रहा होता है, आप दोनों ने वास्तव में अपनी ताकत छुपा कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरी मदद करने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद। और वह जो फैन गर्ल होती है वह पीछे की ओर पलटकर उन दोनों की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, उनमें से किसी ने एक पल में ही हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करके उसके आगे ले आया था, लेकिन वे थे कौन। और यहाँ घोंसले बालों वाला बंदा अपने मन में कर रहा होता है, आखिरकार हो क्या रहा है, क्या उनकी शक्तियाँ जो हैं वह सील नहीं की गई थी। और इधर से यह चोगे वाला कहता है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम हमसे चुनौती लेने की हिम्मत कर रहे थे। वास्तव में तुम लोग हो कौन और बिग डिपर सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो। यह सुनकर मोटा कहता है कि ओए आखिरकार तू कहना क्या चाहता है, हम बिग डीपर सेक्ट में करने ही क्या आएंगे, यहाँ टूर्नामेंट देखने आए हैं और क्या, क्या तू नहीं करने आया है यह सुनने के साथ ही चौगे वाला कहता है, हाँ ऑफकोर्स मैं यहाँ पे टूर्नामेंट तो देखने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोगों की पावर्स को देखकर मुझे कुछ ज़्यादा डाउट हो रहा है। यह सुन फैन गर्ल कह रही होती है कि बात करने का समय यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर अगर तुम और देरी के लिए रुके और यहाँ समय बर्बाद किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसके बाद मुझे मत दोष देना कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका नहीं दिया। यह सुनकर चौगे वाला कहता है, हाँ अगर हम यहाँ पर मामले को और लंबा खींचते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। और फिर वह वहाँ से जाने लगता है उड़कर और जाते हुए करा होता है, ठीक है इस जगह को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि इसे आप कब तक अपने पास रख पाते हैं। और नीचे बंदे चिल्लाकर कह रहे होते हैं हंसकर कि देखो देखो वहाँ पर थंडर ब्लास्ट एक और हुआ। दूसरा कह रहा होता है कि यह मज़ेदार था लेकिन काफ़ी छोटा फाइट था। कोई कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से तितर बितर हो जाओ, मतलब कि भीड़ को खाली करो। और इधर से जो सो वही होता है अभी भी धन्यवाद किए जा रहा होता है कि एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने जो मेरी मदद की। यह सुन मोटा कहता है, अरे भाई रहने भी दे, इतना भी विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं तो तुझको बचाना भी नहीं चाहता था, फिर भी बचाना पड़ा। फिर सो वही आगे की ओर आते हुए करा होता है कि अब जबकि वे लोग यहाँ से चले गए हैं तो आप सभी अंदर की ओर चलें और रेस्ट करें। और वह कहता है, मैं बाद में जाकर बिग डीपर सेक्ट के एल्डरों को इस घटना की सूचना दे दूंगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर वहाँ पर सो वही करा होता है, यंग ब्रदर यह कमरा आपके लिए, यहाँ आराम करें। लियन कहता है धन्यवाद। और हम लियन को देखते हैं जो अपने कमरे में पहुंच जाता है और शांति से बैठ जाता है। उसके बाद फिर वह वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर की ओर आते हुए कहता है कि ओल्ड युवान तुम्हारी जो रिसर्च है वह कैसी चल रही है। यह सुन युवान कहता है कि मैंने मोटे तौर पर सभी रूल्सों को समझ तो लिया है कि इसको कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन मुझे अपने अगले कदम को लेने के लिए यहाँ पर एक 8 रैंक की क्लोड्रोन की आवश्यकता तो जरूर ही पड़ेगी, उसके बिना मैं आगे काम नहीं कर सकता हूँ। यह सुन लियन अपने पास से वही गोल्डन फ्लाई क्लोड्रोन को निकालता है और कहता है कि क्या यह 8वें रैंक की जो कढ़ाई है यह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। यह सुन युवान कहता है, ये क्या, ये तो मेरा स्काई रोटेशन गोल्डन क्लोड्रोन है, तुमने इसे कब चुराया, क्या यह मेरे स्टूडेंट के पास नहीं था। यह सुन लियन कहता हंसते हुए, अरे यार तुम भी ना क्या कहते हो, चुराना, इन चीज़ों में इन मामलों में जब रिफाइनिंग की बात आती है तो इसे चुराया हुआ नहीं कहा जाता है। और वैसे भी यह जो क्लोड्रोन है यह इस समय तुम्हारे स्टूडेंट से ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यह सुन युवान भी कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ वो तो है कि मुझे को इसकी आवश्यकता है, और इसके अलावे मैंने इसे रिफाइन किया है तो मुझे इसके हर एक रग रग के बारे में मालूम है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल बेहतरीन तौर पर कर पाऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिटिल डायमंड है जिसे तुमने रिफाइन किया है और तुम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानते हो, तो हम दोनों के साथ ये काम आसानी से हो सकता है। और वह लियन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, और यहाँ पर आप स्वयं गुफयांग हैं जो कि मेरा साथ देने
वाले हैं इसमें, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, श्योर हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। यह सुन लियन भी खुश होते हुए कहता है कि इतनी भी तारीफ मत करो, और यहाँ तक कि तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं अगर कहूँ तो यह घमंड भरी बात होगी, लेकिन तुम होली क्षेत्र के यंग जनरेशन के सबसे टॉप ग्रेड के अल्केमिस्ट हो। तुम खुद तियान झांझी के स्टूडेंट हो। तियान झांझी वही जो होली रीजन की ओर से एल्डर आया था ना पिछले चैप्टर में। यह सुन युवान कहता है कि मैं युवान गावहान अपने जीवन में बहुत ही कम लोगों की तारीफ करता हूँ, और उनमें से एक आप भी हैं। इसका मतलब समझते हैं। और इसी तरह से वह लियन की तारीफ के पुल बांधे जा रहा होता है कि यहाँ तक कि दुनिया में जो नंबर 1 ब्यूटी थी पैलेस मास्टर क्यू होंग यान भी आपके प्रेम में आकर्षित होकर डूब गई थी, जिससे हर जगह के पुरुष वे आपसे ईर्ष्या करने लगे थे, मतलब कि जेलस होने लगे थे। और यहाँ पर लियन भी ओल्ड युवान के कंधे पे हाथ डाल कर रहा होता है, अरे यार भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, तो इन चीज़ों को छोड़ो और जल्दी से जल्दी लिटिल डायमंड को रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करो। ये सुनने के साथ ही ओल्ड युवान कहता है कि मैंने पहले ही सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें नॉर्थर्न कोल्ड आयरन जो कि उस स्टार वाले एरिया से लाए थे उनके टुकड़ों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। हम दोनों के एक साथ मिलकर काम करने से हम इसे 8 टियर के हाफ डीमन और हाफ आर्टिफैक्ट में रिफाइन तो कर ही सकते हैं। यह सुन लियन भी कहता है कि यह संभव है, लेकिन अभी हम बहुत ही कमज़ोर हैं। असफलता की दर अभी भी काफ़ी हाई लेवल पर है। इसके अलावा जो मेरे पास नॉर्थर्न स्काई कोल्ड आयरन है उसका उपयोग मुझे कुछ और महत्वपूर्ण कामों के लिए करना है, उसका मैं उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। और वह फिर ओल्ड इवान के फेस को गुदगुदाते हुए कह रहा होता है कुछ, जिससे ओल्ड इवान को बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। और वह कहता है कि आपके पास तो 3 टुकड़े हैं ना, तो आखिरकार तुम उनका उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हो। तो यह सुन लियन भी कहता है कि खिलवाड़ करना तो बंद करो ओल्ड इवान, आखिरकार तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, तुम पूर्णतः इसमें मेरी सहायता कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 4 और मेरे पास 3 टोटल 7 टुकड़े हैं। क्यों ना हम मिलकर काम करें। इस चीज़ को सुनने के साथ ही ओल्ड इवान गुस्से में वहाँ फट पड़ता है और चिल्लाते हुए या हंसते हुए कह रहा होता है कि यदि तुमने मेरी नॉर्थर्न स्काई कोल्ड आयरन को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ खत्म कर दूंगा। यह सुन लियन कहता है कि शांत हो जाओ भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तेरे आयरन को नहीं लेने वाला हूँ। यह सुन ओल्ड इवान बहुत ही मासूम की तरह आंसू बहाते हुए कह रहा होता है कि इस बूढ़े आदमी से ज़्यादा चीज़ें मत छीनो। और वह अपने मन में कह रहा होता है इस गोल्ड वन मोनूमेंट के अंदर निश्चित तौर पर मैं उसके कब्जे में हूँ, यहाँ पर मैं चाहूँ भी तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उस स्काई कोल्ड आयरन को लगता है कि यह यहाँ पर बर्बाद करने वाला है। तभी लियन कुछ निकालते हुए कह रहा होता है कि नॉर्थर्न स्काई कोल्ड आयरन का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ और चीज़ है जिसका हम काम में यहाँ पर ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और उस चीज़ को देखने के साथ ही ओल्ड इवान वहाँ पर अपनी आंखों को लंबे कर उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा होता है, जिसे लियन ने वहाँ पर यूनिवर्स में ट्रैवल करते वक्त पाया था। और उसे देखने के साथ एक लालची आदमी की तरह उस पर झपट्टा मारते हुए कह रहा होता है कि ये क्या, ये तो सेलेस्टियल अजूरा गोल्ड है, यह सेलेस्टियल अजूरा गोल्ड का एक पूरा पीस है, पूरा टुकड़ा है। लियन उसे दूर हटाते हुए कह रहा होता है अरे यार तुम कितने यहाँ पर अनफॉर्मल हो रहे हो, कितने अभद्र तरीके से पैसा रहे हो। ध्यान रखो यह डिवाइन अजूरा गोल्डन है, यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आम सा हो, और ना ही यह असामान्य मुझे लगता है। मेरी सोल पावर के साथ भी मैं इसके अंदर पूरी तरह से ना झांच पाया ना इसकी जाँच पड़ताल कर पाया। मेरा जो सोल पावर है वह अभी भी कमज़ोर है। और यहाँ ओल्ड इवान उसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका होता है, कह रहा होता है यद्यपि मैं होली क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ दुनिया के सबसे समृद्ध रिसोर्सेज भरे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे रिसोर्सेज को देख रहा हूँ तो उसकी तुलना में मुझे काफ़ी गरीबी महसूस हो रही है। और फिर वह अचानक होश में आते हुए कहता है कि लियन यह जो गोल्डन मूर्ति है क्या यह यहाँ पर हमारे माइंड को मेस्मराइज कर देता है, मंत्र मुग्ध कर देता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। यह सुन लियन कहता है कि मैंने इसे जो वहाँ पर आउटर स्टार वर्ल्ड है उस यूनिवर्स वाले एरिया में वहाँ पर स्टार फ्लोटिंग रिवर में जाकर इस मूर्ति को हासिल किया था। ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन मुझे इनके रहस्यों को उजागर करने के लिए जो मेरी शक्ति होनी चाहिए थे वह बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मैं इसे ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। यह सुनने के साथ यहाँ पर जो युवान होता है वह इमोशनल होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे इस तरह के ट्रेजर्स क्यों नहीं मिलते हैं। उस जैसे एरिया में मैं भी तो काफ़ी लंबे समय तक रहा था। वह कहता है कि जो ये अजूरा गोल्ड की मूर्ति है वह पूरी तरह से यहाँ पर रिफाइन की गई है एक ह्यूमन के। आखिरकार ऐसा करने में कौन ही सक्षम होगा, यह निश्चित तौर पर कोई साधारण वस्तु नहीं है। क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लगता है? क्या तुम कह रहे हो कि हम इसी का उपयोग कर दें? यह सुनने के साथ ही लियन कहता है कि इसे रिफाइन करने के लिए ही तो मैंने आपको यहाँ पर क्लोड्रोन दिया है, और यह जो अजूरा गोल्डन मटेरियल है यह एक कच्चा अयस्क है, कच्चा मटेरियल है, जिसके लिए इसका सिद्धिकरण करने के लिए इसे रिफाइन करने के लिए कई प्रक्रियाओं से दोहराना होगा, इसे रिपीट तरीके से रिफाइन करना होगा। इसी के रिफाइनिंग के दौरान ही इसके अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ है शायद हम उसे बाहर की ओर निकाल भी सके। यह सुन युवान कहता है लेकिन यह जो मटेरियल है अजूरा गोल्ड यह अस्तित्व में सबसे ज़्यादा कठोर मटेरियलों में से एक माना जाता है। आखिरकार इसे हम
रिफाइन कैसे करेंगे और इसे कट कैसे करेंगे, क्या तुम इसके बारे में कुछ सोच रहे हो? यह सुनने के साथ ही लियन यहाँ पर अपने पास से फिनिक्स फ्लेम को निकालता है, कहता है कि अगर यह छोटा छोटा सा टुकड़ा में काट दिया जाए तो शायद यह रिफाइन करने में आसानी होगी। यह सुन ओल्ड इवान कहता है, ओहो यह बिल्कुल सही होगा, आपके पास तो ट्रू फिनिक्स फ्लेम भी है ना, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर वह यहाँ पर तुरंत ही असेंबल हो जाते हैं एवेंजर की तरह कि हाँ चलो हम इसे आगे कर काम को बढ़ाएं ओल्ड इवान, हम इसे आज यहाँ पर खोल फोल कर रिफाइन करने वाले हैं, इस अजूरा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। इवान भी करा होता है, मैं भी यहाँ पर अचानक बिना किसी कारण के भड़क उठा हूँ, एक्साइटेड हो उठा हूँ, चलो इस काम को करें। और यहाँ पर लिटिल डायमंड भी पोज मार रहा होता है और यहाँ पर राइटर कर रहा होता है कि जो हमारा लिटिल डायमंड है, जिसे यह भी नहीं पता है कि उसे यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद रिफाइन किया जाएगा, फिर भी वह लाइन में कतार में खड़े होकर इसमें पोज देने में शामिल हो रहा है। और लियन फिर कौन देखते हैं जो मास्क लगा चुका होता है, वहाँ पर अपने फिनिक्स फ्लेम को एक चक्री में बदलकर उस गोल्डन मूर्ति को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे काटने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिससे कई सारी चिंगारियां निकल रही होती है। और दूसरी ओर ओल्ड इवान एक पागल एक्साइटेड साइको की तरह लिटिल डायमंड को उठाकर सीधे उस क्लोड्रोन में फेंक देता है। और दूसरी ओर से लियन उस गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों को उस क्लोड्रोन की ओर भेज रहा होता है, कहता है कि यह नीचे की ओर आ रहा है ओल्ड इवान, इसे अब तुम संभालो। और यहाँ पर वो भी तैयार हो चुका होता है और ओल्ड इवान भी कह रहा होता है हाँ डालते जाओ। और हम देखते हुए ढक्कन बंद होती है और तुरंत ही ओल्ड इवान अपने पास से किसी तरह के लेटर्स को, गोल्डन लेटर्स किसी तरह के फॉर्मेशन को लिखकर उस पर सेटअप करता है रिफाइनिंग के लिए। और जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है उसके बाद वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि वह जो क्लोड्रोन होता है वो उसके अंदर कई सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, आग धधक रहे होते हैं, जिसके बीच में लिटिल डायमंड भी होता है और उसके वहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस को चालू कर दिया गया होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर मिक्स हो रहे होते हैं। और लियन भी पीछे की ओर से देख कर कह रहा होता है कि हाँ यह बहुत ही ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आराम से, अब और अधिक थोड़ी सी फ्लेम को करो, हाँ 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 घबराओ नहीं घबराओ नहीं, हाँ यह बिल्कुल ऐसा ही ठीक होगा। ओल्ड इवान कहता है कि तुम चुप रहोगे, मुझे पता है कि मुझे क्या और कैसे करना है। लियन कहता है बुरा नहीं है ओल्ड इवान, तुम काफ़ी वर्षों से मैंने तुम्हें नहीं देखा है रिफाइन करते हुए, लेकिन तुम काफ़ी स्थिर तरीके से इसे कर पा रहे हो। इवान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहो। लियन फिर भी कह रहा होता है कि एकदम सही, गर्मी ठीक है, स्थिर रखो, इसी गर्मी को बनाए रखो, इसी हीट को इसे बनाए रखो। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद प्रोसेस बीत चुकी होती है और वे लोग दोनों खामोश होते हैं और कोल्ड्रोन की ओर देख रहे होते हैं। और लियन कहता है यह कैसा लग रहा है, क्या यह कंप्लीट हो गया? इवान कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि यह पूरी तरह से रिफाइन हुआ कि नहीं। तभी उस क्लोड्रोन की ढक्कन हटती है और एक जोरदार गोल्डन एनर्जी निकलती है, जिसे देखने के साथ ही लियन काफ़ी चौंक चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा लिटिल डायमंड है वह यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ होता है, जिसे वैसा करते हुए देखकर इवान भी हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है ये क्या, ये यहाँ पर मेडिटेशन क्यों कर रहा है? लियन कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आखिरकार जो यहाँ पर बीस्ट होते हैं उनके पास अपनी बुद्धि का विकास स्तर बहुत ही कम होता है, क्या यह उस लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ पर यह अपनी बुद्धि को अवेक कर चुका है थोड़ा सा? और यहाँ पर यह सुन इवान कहता है अरे क्या हम इसे समझ भी पाएंगे? लियन कहता है कि क्या पता क्या यह बाहर आएगा। वह उसे कहता है कि कम आउट। और यह सुनने के साथ जो लिटिल डायमंड होता है वह बाहर की ओर आ जाता है, कहता है गागा। यह सुनने के साथ ही लियन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सेंटेंट हो, मतलब कि सुन समझ सकते हो? फिर ओल्ड इवान कहता है कि ऐसा लगता है कि यह अभी भी हाफ डीमन और हाफ आर्टिफैक्ट है, इसमें पूरी तरह से बुद्धि का विकास तो नहीं हुआ है, बस यह पहले से थोड़ा सा ध्यान से विकसित हुआ है। तभी लियन एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है कि लिटिल डायमंड। और फिर वह एक सेकंड के लिए याद करता है बैकग्राउंड में कि उसने पहले ही लिटिल डायमंड को एक बार और अटैक करने के लिए खुद पर कहा था, उसकी ताकत को जांच करने के लिए। उस वक्त इसकी लगभग पूरी तरह से बैंड बच चुकी थी। और फिर वह रुक जाता है और खुजलाते हुए कहता है कि रहने दो, मैं उस तरीके से तुम्हारे पावर को चेक तो नहीं कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर वह एक ट्रेनर की तरह बोल रहा होता है सीटी पकड़ के कि ठीक है, यहाँ पर वज्रा फिस्ट टेक्निक का एक सेट मुझे मार कर दिखाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर लिटिल स्टोन वज्रा फिस्ट के टेक्निक्स को वहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। यह देख युवान कहता है ये क्या, ये तो वज्रा फिस्ट है, इसे मार्शल आर्ट भी आती है? लियन कहता है कि हाँ मैंने इसे सिखाया है। ऐसा लगता है कि यह पुनः उस जगह पर पहुँचकर वहाँ पर रिफाइन होकर इन चीज़ों को भूला नहीं है, या इसे अच्छे तरीके से कर तो पा रहा है। और इसके अलावा यह जो पंच मार्शल आर्ट है यह कम से कम मार्शल सुप्रीम लेवल के पावर को रिलीज कर रहा है यहाँ पर लिटिल स्टोन का हर एक पंच। लेकिन इसका जो फिस्ट है वह हर समय जुआन आर्टिफैक्ट के क्यूआई पर निर्भर है, या हाफ आर्टिफैक्ट के सुप्रीम लेवल पर तो पहुंच गया है, लेकिन इसकी जो हाफ डीमन पार्ट है वह अभी भी एम्परर लेवल पर ही मौजूद है, क्योंकि जो स्टोन बीस्ट होते हैं वे अधिकतम मार्शल एम्परर के पीक तक ही पहुँच पाते हैं और इनका ब्लड लाइन यहीं पर आकर सीमित हो जाता है। उसके बाद ये लोग कल्टिवेट जल्दी नहीं कर पाते, हाई लेवल पर नहीं पहुँच पाते हैं। यदि इन्हें आगे बढ़ना है तो इनके लिए कुछ और स्पेशल चीज़ों को करना पड़ता है, इन्हें थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए आउटर तौर से, मतलब इनकी गाइडेंस के लिए कोई होना चाहिए। फिर यहाँ पर लियन कहता है कि हम इसे कल्टीवेशन के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुन युवन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे कल्टीवेट कराकर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कराकर इसका जो बीस्ट साइड वाला एरिया है, मतलब कि इसमें दो है ना, हाफ डीमन हाफ बीस्ट, तो हाफ बीस्ट वाली जो एरिया है उसे भी तुम ब्रेक थ्रू कराकर 8 रैंक के मार्शल सुप्रीम तक ले जा सकते हो, क्योंकि इसका जो आर्टिफैक्ट वाला एरिया है वह उसी लेवल पर मौजूद है ना। तो यह सुन लियन तुरंत ही वहाँ पर उसे पकड़ता है लिटिल डायमंड को और कहता है कि लिटिल डायमंड इधर आओ। और वहाँ पर वह अपने पास से एक सोल इन्हेंसमेंट टेक्निक का यूज करता है और वह कहता है अपने मन में इन सभी चीज़ों को सीख लो। और यहाँ
पर यह इसे कल्टीवेशन टेक्निक्स दे रहा है और साथ में कुछ कुछ नॉलेज, ताकि आप ब्रेक थ्रू कर सके, इसका जो बीच साइड है वह थोड़ा सा और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। और यहाँ पर लिटिल डायमंड को फील हो रहा होता है कि वह यहाँ पर E=mc², आइंस्टाइन की मेथड और क्या क्या लॉ, न्यूटन के सभी चीज़ों को पढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा है। और इसे इन चीज़ों को याद करते हुए फील आ रही होती है कि यह बहुत ही अजीबो गरीब ज्ञान है जिसे इसने कभी भी फील नहीं किया है। जिस तरीके का तुम्हें कुछ नया ज्ञान मिलता है भाई कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं, तुम कहोगे इमेजिंग, कितना मस्त चीज़ है कि 2 2 जोड़ने पर 4 होता है। और इस तरीके के फीलिंग यहाँ पर लिटिल डायमंड के साथ हो रहा होता है। तो इसके इसी एपिसोड के साथ और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।